खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद बड़ी साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, अहम तैनाती का फैसला एक सिंपल सा मामला था। हुकूमत और अपोजिशन की नाअहली की वजह से इसको इतना पेचीदा क्यों बना दिया गया? क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो भी आएंगे उनके क्रीडेंशियल्स के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है हमारे जहन में, ना कौम के जहन में है। तो इसको आप एमिकेबली सॉल्व करें। एंड क्यों एक यू आर मेकिंग योर सेल्फ लुक रिडिकुलस और हम एक लाफिंग स्टॉक क्यों बना रहे हैं आप? ये हुकूमत और अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि इस पर वो दे शुड कुछ करें, आगे बढ़ें ताकि और बड़े मसाइल हैं। आखिर में बात करेंगे, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे बढ़ रहे हैं, इतने बड़े इशूज़ हैं और आप कहाँ फंसे बैठे हैं इसके साथ। जो इमरान खान पर कातलाना हमले के हवाले से JIT क्यों अभी तक अपना काम शुरू नहीं कर पाई और फिर खान साहब को अपने ज़ख्म दिखाने पड़े, ये बताने के लिए कि जनाब वो खून की बोतलें नहीं रखी हुई थी ट्रक पर बल्कि गोलियों की बौछार थी, जिसमें अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। लोग आइंदा भी महफूज रहें और ये जो कातिल हैं इनका हाथ कोई रोके अल्लाह ताला और हमारी हुकूमत भी। और इसके बाद अहम सबसे खबर जो आखिर में करते होते हैं, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख़तरे जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो हमें क्या कर रही हैं। ये हमारा लाइफ एंड डेथ इशू है भट्टी साहब, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से तमाम टॉल क्लेम्स जो हैं वो गलत साबित हुए हैं कि इधर से मसीहा आएगा और सब ठीक हो जाएगा। अब मसीहा कहते फिरते हैं ओए हमारी कुछ मदद करो वरना हम तो गए। चलें बहरहाल आ जाते हैं। ये भट्टी साहब मैं ये कहता हूँ से मामला है, अपोजिशन आइन में लिखा हुआ है उसके तहत ख़त्म करें। ये क्यों हमें मजाक बना रखा है इन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब 2018 के इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा, 25 जुलाई। उस वक़्त मौजूदा हुक्मरान कहते थे खलाई मखलूक ने धांधली कराई। इनके इल्ज़ाम थे, खुदा ना खास्ता हम तो नहीं कहते, और रज़ाइन मांगा। अब एक दफ़ा एक्सटेंशन हो गई, ठीक है, दोनों असम्बलियाँ हुकूमत अपोजिशन। अब जानबूझ के अहम तरीन अदारे की सबसे अहम तरीन पोस्टिंग को एक साजिश के तहत हुकूमत कंट्रोवर्सी में डाल रही है। ये डिस्कशन होनी नहीं चाहिए। वहाँ 3 स्टार जर्नैल साहबान जो भी होंगे, 5 या 7, वो सारे ही एक से एक काबिल है और एक तरीक़ाकार है। वो एक समरी भेजते हैं वज़ारत दफ़ा से प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो जिसको बेहतर समझते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन कभी खबरें आती हैं, आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं मेरा बंदा, कभी नवाज शरीफ उधर इश्तिहारी है, जो होगा इस मुल्क का बंदा होगा। नहीं होता ही वो पाकिस्तान का। याद रखने आर्मी क्या हो गया पाकिस्तान का मेंटल डिसऑर्डर है हमारी सिविल एलीट में, क्योंकि इन्हें अभी तक सियासत में इन्हें अपना वजन उठाना नहीं सीखा। ये हमेशा बैसाखियों के सहारे चोर दरवाजे के रास्ते आते हैं। इसीलिए एक साफ शफाफ अमल को मशकूक करने की कोशिश की जा रही है। शायद आपके इल्म में नहीं है, काजी साहब यहाँ होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वज़ीर दफ़ा हैं जो अपना भी दफा नहीं कर पाते। खुद उन्होंने कहा था कि मैंने सुबह 4 बजे फ़ोन किया तो मैं जीत गया, वरना मैं तो हार रहा था। उन्होंने पहले एक बयान दिया मोहतरम शाहजेब साहब के साथ जियो TV पर कि हम इधर लंदन में नवाज शरीफ के साथ एक इश्तिहारी मुल्ज़म, एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़म के साथ मुशावरत करने आए हैं। कल किसी एक जगह कह दिया नहीं उनसे तो कोई मुशावरत ही नहीं हुई। तो इस पर कौम कन्फ्यूज़ ना हो तो क्या हो? क्या ऐसे शख्स को वज़ीर डिफेंस मिनिस्टर रहना चाहिए जो इतना गैर जिम्मेदार है? अहम पोस्टिंग उन्होंने कहा जी वो कि मेरे ख्याल में ये तो अदारे बेहतर जानते हैं, इसे इतना डिले होने नहीं चाहिए। आप नवंबर के फर्स्ट वीक में करें। अलविदाई वो डिनर कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब, जो एक कानूनी तरीका है। आप चले मैं ये सुना देता हूँ कि 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमारे मोहतरम वज़ीर दिफा साहब ने क्या फरमाया, सुनाएं। सर आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो गया है? नहीं जी, कोई फैसला। तो नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है इसमें, मशवरा हो रहा है उनके साथ? जी मशवरा जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जो है फैसला करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त मुशावरत भी नहीं नवाज शरीफ साहब से इस वक्त कुछ बिल्कुल कोई नहीं है। सारा ये अखबारी खबरें हैं जो काजी साहब अब वो कह रहे हैं अखबारी खबरें हैं कोई। हालांकि काजी साहब मेरी अदारों से गुजारिश है, ये दोनों क्लिप्स मोहतरम साथ या जो भी कोर कमांडर साहबान हैं वो बुला लें। एक ही आदमी है जिनका नाम ख्वाजा आसफ साहब है, गालबन सियालकोट से वो बसता है। वो जिस दिन इन्होंने वज़ीर दफ़ा दिया कि अहम तैनाती का फैसले तुसी की बात है और इसी बुनियाद पर लंदन आए हैं और यही कह रहे हैं नहीं हुआ, तो इनसे बुला के पूछें
मोहतरम आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी क्या मुनासब है? फिर आप मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं कि मीडिया गैर जिम्मेदार है, मीडिया फराड है, कहते हैं कि मीडिया देखता कोई नहीं। अकल के जाहल मुतलक हो, पिछले 3 महीने में हर मीडिया की रेटिंग बढ़ी है। वो अच्छी है या जाली वो अलग बात है। कई जीआरपी बढ़ी हैं, कहते हैं ये बढ़ी, लेकिन काजी साहब क्या इस वजीर दफा साहब को कोई नहीं पूछना चाहती कि एक दिन पहले आप कह रहे हैं इसी तैनाती के लिए हम नवाज शरीफ से मशावरत के लिए आए हैं, एक दिन बातें वो बदल जाते हैं, फिर मीडिया फिर कहते हैं कि इमरान खान इस पर तैनाती, इस पर सियासत कर रहे हैं। साहब मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक आपसे। हमने कोई जो सिविलियन इदारे तहस नहस करके रख दी, और मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, मैं फैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दे रहा हूँ कि एक इदारा है जो कहीं डिसिप्लिन या कोई, और तुम अपने इदारे ठीक करो, इसके मुकाबले में जो दीगर इंस्टीट्यूशन तुम्हारे हैं, तुम्हारी वजारतें हैं, तुम्हारा जो सिविलियन स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करो। और जो अपना तो बेड़ा घर कर लिया हमने, अब इसको तो कुछ हमारे पल्ले रहने दें। देखिए ख्वाजा साहब कि मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन से बयान पे यकीन करूं और किस पे तनकीद करूं। दोनों बयान हमने लोगों के नाज़रीन के सामने रख दिए हैं। कहते हैं कुरान पाक में मशावरत नहीं, कुरान में है मोमिन की 3 निशानियाँ, जब बोलेगा सच बोलेगा, ये नहीं कहेगा एक दिन कि मशावरत करने के लिए आए इसी मकसद, अगले दिन कहेगा नहीं उनसे नहीं हुई। जो वादा करेगा पूरा करेगा, जो इमानत दो ख़यानत नहीं करेगा। हुकूमत आपके पास अमानत है, आप ख़यानत कर रहे हैं, तो आप सच नहीं बोल रहे। एक दिन आप कह रहे हैं इसी मसले के लिए शाहजेब का था अहम तैनाती का फैसला, तो उसी की बातें होने लगी, उन्होंने कहा इसी मसले पे आए हैं। तो ये जान के एक पाकिस्तान में अदारा बच गया है जिसमें शॉर्टकट प्रमोशन का कोई तरीका नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई तरीका नहीं, एक अपना तरीका होता है। आर्मी चीफ है, जैक ब्रांच है, MR ब्रांच होती है, उन्हें हर चीज़ शफाफ शीशे की तरह करीब से नज़र आ रही होती है, उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। ये सियासतदान अपनी 5 साल झूला लेने के लिए, मुल्क को दिवालिया करने के लिए जान के अदारों को बदनाम करते हैं, उनमें भी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, उनमें भी ऐसी बातें छुदनी छोड़ देते हैं, शरारत, कि अगले दिन सारे टॉक शो उस पर होते हैं। भाई आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करो, प्राइम मिनिस्टर के पास हक है, समरी भेजना उनकी जिम्मेदारी है। और भी बहस शुरू कर नहीं साहब, ये अब 15 हो गए नवंबर में, अदब एहतराम से अदब 15 नवंबर आज गुजर चुकी है, 29 को आर्मी चीफ सब रिटायर होने, अब तक ना करके इन्हें क्या मिल क्या रहा है बिला वजह इस बहस को फैलाने का। मतलब काश जिस तरह ये कहते हैं ऐसी हो, कौम को आपने बताना है, एक दिन फैसला करना है, उसके बाद 3 नाम जाने। कादी साहब आप हैं भोले बादशाह। जो मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं, इनकी सब्र भी नहीं कि उस लिस्ट से बाहर इन्होंने कोई नून लीग का बंदा रख लेना। इनका अख्तियार है, ना आइन अख्तियार देता है, ना कानून, ना पाकिस्तान। वो जो लिस्ट आएगी उसी में नाम डालेंगे, 2 नाम और बुलवा लेंगे। ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून के किसी वर्कर को कहेंगे मैं तुझे आर्मी चीफ बना रहा हूँ। ये पाकिस्तान की फौज है यार, ये क्या बात की है इन्होंने। काजी साहब मैं हैरान हूँ, आप टीचर भी रहे हैं, ये बात करने वाली है कि हाँ उसी में भाई उसी से बाहर निकल ही नहीं तुम सकते। मैक्सिमम 5 नाम भेजते आपको कि 7 भेज दो। ये नहीं हो सकता काजी साहब कि आप किसी मुस्लिम लीग नून के वर्कर या PTI के वर्कर या ABCD किसी को इस अहम तैनाती पे लगा दो। इनकी कानून इन्हें इजाज़त नहीं देता। वो खुदा का वास्ता है, कभी सुना है कि किसी ने शीदे ने किसी को, एक स्पाई नहीं भर्ती हो सकता। आर्मी चीफ तो खैर पाकिस्तान की जान है ना, पाकिस्तान एंड है, ये स्पाई नहीं इस तरह किसी को लगा सकते। ये महकमा पुलिस को इन्होंने तबाह कर दिया। मैं यही तो जाली मुकाबले कराए, 900 बंदे जाली मुकाबले में मारे गए, 900 बंदे। अब ये खुदा के लिए एक अदारा हमारा बचा है, उसे तो रहने दो, अपनी सियासत की मेंढ ना चढ़ाओ यार। काजी साहब मुझे ये बताए ना, क्या चले आर्मी चीफ साहब 7-5 नाम जो भी भेजते हैं, क्या उससे बाहर ये लगा सकते हैं? ये कुछ जवाब बनता है? मेरी समझ से बाहर। अच्छा ये अब चूंकि अल्लाह ताला ने सेहत दी, कहता सारा पिंड मर जाए, मरासी का मुंडा चौधरी नहीं होएगा। ओ भाई आएंगे उन्हीं अफसरों में से। यू कैन चेंज योर ओपिनियन, यू आर ऑलवेज ओपन टू कन्विक्शन। मगर मैं ये सवाल ये उठा रहा हूँ बड़ी साहब कि हमारी वार हार्डन आर्मी है जो अंदर भी लड़ाई लड़ी है और बाहर भी लड़ी है, जिसके बारे में देखिए कादी साहब, एक तो तुसी
इन्होंने की किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 172 वोट लेने के लिए 5-6 जमातें मिलानी पड़ती हैं। आर्मी चीफ की तैनाती में हुकूमत, मौजूदा तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना सब ने मिलकर वोट दिए। अगर ये तोसी के कानून में तरमीम करके फॉर एवर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो 100 दफ़ा कर दें, ये असम्बली का हक है। यहाँ जो अगर आर्मी रूल में है, देखो जो हमें तो पार्लियामान कोई जो एतराज़ मर्जी नहीं, फैसला करे। क्योंकि ये भी वज़ीर दाखिला है। देखिए, एक कोई उनका सुना था कि तबीयत नासाद है, हम राना साहब की सेहत के समेत तमाम बीमारों के लिए दुआ गो, अल्लाह ताला सबको सेहत, लंबी ज़िंदगी दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे, मुनाफिकों वाली ना दे। तो अगर ये इन्होंने एक्सटेंशन का रूल में तब्दीली करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो कर दें। मीडिया में ये बातें क्यों घुमा रहे हैं? एक इजलास बुलाएं। मेरा दुख जरा सुनिए, 47, 65, 71 और जितना वैलियंटली मैं तो चूँकि जानता हूँ, मेरे यानी मानक शाह का मैंने इंटरव्यू सुना, किसी साफ़ी ने उससे फ़ोन की बात की कि ये जो आपने वो फतह हुई थी आपको, उसने कहा था वो जितने वैलियंटली लड़े थे वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, 1 और 5 का था। ये मेरे बच्चे जो जाके होते हैं वो क्या सोचते होंगे वहाँ खड़े होके कि ये हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पॉलिटिकल एलीट है ये क्या कर रहे हैं? सब ये तबाह कर रहे हैं। ये शहीद के मकाम को हम जैसे लोग नहीं जानते। मैं शहोदा के घर कभी कभार जाता हूँ, चाहे वो मेरा कोई फौज अफसर का जवान मेरा जानने वाला ना हो या हो, क्योंकि मैं समझता हूँ उनकी वजह से ये मुल्क सलामत है, शहीदों और गाजियों की वजह से। सियासत में मैं हमेशा कहता हूँ किसी इदारे की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मैं तो दोनों को कह रहा हूँ, मैं तो अपोजिशन को भी कह रहा हूँ कि एक इदारा जो है जो कंट्रोवर्शियल नहीं था उसको, या जिन्होंने स्वेट एंड ब्लड के साथ इस मुल्क की खिदमत की, देखे ना आप दूसरों पे, तो तब आपने क्या किया, मैं गिनवा देता हूँ आपकी वजारतों। एक पेट्रोलियम की वजारत में क्या हुआ, क्या क्या रिपोर्ट उसके बारे में नहीं आई, गराना भगवान दास की निकालें। इसके बाद आप देखें ये हाउसिंग का जो आपका सेक्टर था, इसने बर्बाद कर दिया आपकी सियासत को। वो अपने इदारे बिल्ड करो और इसकी मदद करो कि ये और आगे बढ़े, बजाय इसके। अब मेरा सवाल ये भट्टी साहब कि मुझे पाक फौज के अलावा एक ऐसा अदारा बताए जिसमें मेरिट पर तैनातियाँ होती हैं, शॉर्टकट है, जल्दी ऊपर ले जाए, एजुकेशन है, हेल्थ है, ज़कात है, ग्रेड 21 पे ग्रेड 19 के अफसर को लगा देते हैं, आम है प्रैक्टिस 18 को लगा देते हैं। और इवन जो हमारे जाल खानिए ठेकों में पैसे ये लेते हैं। यार उस अदारे को एक अलग रहने दो। उसका काम पब्लिक डीलिंग नहीं है, उसका काम आपको उनको वो देखें। आप इंडिया, अफगानिस्तान, दोनों जिस तरह से हम घिरे हुए हैं, कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भाई उनको उधर काम करने दो, बजाय इसके कि आप रोज़ाना जो है ये करें। बहरहाल भट्टी साहब, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, दिल दुखता है। अब आगे भी बढ़ते हैं, स्टोरीज हमने और भी करनी है। इमरान खान साहब बहरहाल एक फैक्टर इन हो गए हैं पॉलिटिकली, और वो एक फॉर्मेडेबल फोर्स पॉलिटिकली आज की तारीख में तो वो हैं। उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि जी ठीक है, उन्होंने भी अपनी राय का इज़हार किया है कि वो PM साहब खुद फैसला करें। लेकिन खान साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि भाई जो मर्जी लगाएं, हमारा कोई नहीं, ये सब को कहना चाहिए कि जी भाई ठीक है, PM साहब के पास 3 नाम आएंगे, एक करके ख़त्म करें। बहरहाल खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी साहब, ये लॉन्ग मार्च की जो बुनियादी मुतालबा तो है कि जनाब इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन गवर्नमेंट को सूट नहीं करते, ये कंट्रडिक्शन और ये जो गुंजल है कैसे हल होगी? देखिए कादी साहब, इमरान खान ने आज भी मीटिंग की है। इनका दावा है तंजीम साजी के 15-20 लाख लोग ले जाएं, वो जाते हैं नहीं जाते, लेकिन इमरान खान साहब को हुकूमत किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं दे रही। आज इस वक्त तक 15 नवंबर शाम 7:19 बरोज़े मंगल या जो भी दिन है, नहीं दे रही। अब जो इमरान खान साहब ने आज मशावरत की है, पिंडी पहुंचकर अगर हजूम बहुत बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा वो सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज क्या है, मेरा ख्याल है हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। जर्नलिस्ट भाई हम ब्रेक आ रही है, मगर इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्यों वी लव टू प्ले विद फायर। इकोनॉमिक प्रेशर है आवाम पे, वो पॉपुलर भी हो गया, उसकी बात लोग सुनते भी हैं। वाई वी आर पुशिंग पीपल टू द एक्सट्रीम, जो इस मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल होगा ऐसे वक्त में जब 65% चांसेस हाकम बदन। आलमी रेटिंग एजेंसीज ये कह रही हैं कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो असल काम करो यार, किस काम लगे हुए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं
और इसी पे बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन है इसमें कोई बेहतरी आएगी तो कैसे आएगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बट साहब एक बात रह गई थी, एक खान साहब ने बात की, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लेकिन जो उन्होंने कहा है पहले मैं सुनवा दूं और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। सुनाएं जी क्या कहा। ये जो लंदन में दो अहम फैसले कर रहे हैं, क्या इलेक्शन जल्दी होगा या लेट होगा, और दूसरा फैसला है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है और इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अच्छा मुझे एक बात करने दे, हम रिक्वेस्ट करते हैं खान साहब से कि आपने राय दे दी, बहुत अच्छी राय, खुदा का वास्ता अब इसको, वो पीएम है जैसे भी हैं आपके सामने, मैं आपको सफ़ेद कागज़ पे लिख के देता हूं कि अगला आर्मी चीफ जो भी होंगे वो किसी पार्टी के नहीं होंगे, हालात ही ऐसे नहीं है, वो किसी पार्टी के नहीं होंगे, आप एक्सेप्ट करें और फैसला जल्दी होने दें प्लीज, इसको ड्रैग ना, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी खैर क्या औकात। कादी साहब ये तो उनका अपना हक है, पॉलिटिशियनों ने अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। अपोजिशन लीडर कोई भी हो, उसका आर्मी चीफ की तैनाती से कोई लिंक नहीं है। वज़ीर आज़म एक हकीकत है, शहबाज शरीफ है, वो करें मुकाए ख़त्म करें, वो ख़त्म करें। हाँ, और इसमें किसी दूसरे पॉलिटिशियन को इंटरफेरेंस ना आईनी इजाज़त देता है, ना कानून देता है, ना अखलाकियत देता है किसी भी सूरत में। जब नवाज शरीफ साहब ने बाजवा सबको किया, उनका अख्तियार था। जब इन्होंने एक्सटेंशन दी, सारी जमातों ने मतलब जो भी तरमीम की, पीपल्स पार्टी ने परवेज़ कियानी सबको दी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ पे हर सियासतदान को, आज बिलावल साहब भी बोले थे इमरान खान की सारी सियासत आर्मी भाई, वो उनकी असल मौक़िफ़ है कि साइफर के तहत रजीम चेंज करवाई गई जिसके आप हिस्सेदार हो। नून लीग तो अदम एतमाद करती नहीं थी, वो कहती थी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो नहीं सकती। एक बात करना चाहता हूँ, जो व्हाट इज़ डन कैन नेवर बी अनडन। और यार आगे चलें, तुम्हारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आप इतने खौफनाक इकनॉमिक, आपके इकनॉमिक विजिट जो आए हैं आज आपके, मैं फिक्र अभी आएंगे हम उस स्टोरी पे। ओ यार खुदा के लिए, माजी को हम रोल बैक नहीं कर सकते, हम आगे जा सकते हैं। तो इसको ये जो हुआ ना हो गया। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, जब 85 बंदों की गवर्नमेंट होगी ना, तो फिर उनके जो सारे लोग हैं ना वो अपनी अपनी मर्जी के जो है वो करेंगे, और पीएम साहब जो हैं वो चूंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। भट्टी साहब आपने असल बात कर दी, जब आप 155 वाले बंदे को हुकूमत से उतरवा दोगे एक रजीम चेंज के तहत, ठीक है, उसके बाद 13 जमातों को ज़बरदस्ती बैठा के उनकी हुकूमत बनाओगे, ज़बरदस्ती, और उन्हें जोड़े भी रखोगे, जबकि उनके मंशूर भी अलग, रास्ते भी अलग, इलेक्शन भी अलग लड़ना है। फिर वो हर आदमी चाहेगा इसमें अपना हिस्सा डालना जिसका आइनी और कानूनी तौर पर उन्हें इख्तियार नहीं है। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अल्लाह ताला, शहबाज शरीफ साहब सुना है कोरोना हुआ, सेहत दे, फौरी तौर पर इसको फैसले को कर लेना चाहिए। 25 को क्यों कराना चाह रहे हैं? क्या इमरान खान का लांग मार्च देखना चाह रहे हैं? देखे ना आप, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आखिरी फरमाया, भाई 29 से आप 20 दिन पहले कर दें, ये चैप्टर ही क्लोज हो, लोग अपनी बातें करें, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, उसकी तरफ आओ। बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगी हो रही है, 800 अरब के आप लोगों पे लगाना चाह रहे हैं टैक्सेस, लेकिन कादी साहब क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास करने के, बताने के लिए कुछ नहीं है। हमने गरीबों के लिए क्या किया? इन्होंने कहा था इमरान खान नाहल है, नालायक है, ना तजर्बाकार है, हम आएंगे तो दूध की लहरें बैठ जाएंगी। आए हैं तो इन्होंने खून की नहरें बहा दी। अल्लाह रहम करे। अरशद शरीफ जिंदा मिसाल है। मैंने भट्टी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें लोग आगे देखना चाहिए ना, आगे ठीक है, पास्ट के बगैर कोई हाल नहीं होता और हाल के बगैर कोई मुस्तकबिल नहीं होता, मगर मुस्तकबिल जितना शानदार आपका है हमने देख लिया है, ठीक। लेकिन बात ये है कि यार ये इस मुल्क के साथ ही सारी कहानी है। अब आप बैठो, खान साहब को डेट दो, इलेक्शन की डेट दो जब भी आपने देनी है, और उसके बाद जनाब खान साहब आप अनडाउटेडली जब भी इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर, यू हैव अ फ्यूचर इन इस मुल्क की पॉलिटिक्स में। और मैंने वैसे एक अंदाज़ा भी लगाया है, खान साहब ने कहा ये कि उन्हें कुछ ख़ास ऐसी जल्दी भी नहीं है, बिकॉज वो पॉलिटिकली गेन कर रहे हैं। आए रोज़ जिस जो मैशत के इशारे आ रहे हैं, जो बोझ पड़ रहा है, वो खान को मिल रहा है सब कुछ, उसको तो फ़ायदा मिल रहा है जितनी देर ये गवर्नमेंट लंबी चलेगी। मगर सवाल ये है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ,
मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे यार ये सोचो कि ये गैस की आपकी लोड शेडिंग आ रही है, 24 घंटे में से 6 घंटे आपने ऐलान कर दिया वो मिलेगी। एलसीज का प्रॉब्लम आ रहा है, आप फ्रंट 100% वो मांग रहे हैं, इसका आप क्या करोगे? जो खौफनाक माशी इशूज़ हैं भट्टी साहब, उस पर बिल के बात करनी है, ये करें। कहीं साहब मैं आपसे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। आपने बिला वजाना इस तरह लोग नजायज़ तरीक़ों से अरबोपति बनते हैं, उनके पीछे पड़ गए। माशी प्रॉब्लम, बिजली की कीमत में इजाफा गरीब का आम शहरी का मसला, पेट्रोल की कीमत में आम शहरी का इशू, गंदम की कीमत में इजाफा आम शहरी का इशू, बेरोज दिहाड़ी नहीं मिली आम शहरी का इशू। ये जो लोग हैं आपके 2-4 या बड़े हुक्मरान, इनके तो प्रॉपर्टी बाहर है, इनके तो बड़े बड़े डॉलर 180 में लेते हैं तो 230 पे डॉलर चले जाता है। इन्हें क्या प्रॉब्लम? ये तुम्हारे आवाम का मसला क्यों हल करे? क्या आवाम इनको लाई है? लाया तो कोई और है। तुम बकौल इमरान खां के कि एक साइफर चला डोनाल्ड डू की तरफ से, वो बासित साहब तो सफीर उसके जरिए आया, उसके जरिए कर दिया। हर चंद के उनकी स्टोरी को ट्विस्ट किया गया था जो फाइनेंशियल टाइम्स में आई थी, लेकिन खान साहब का ये नुक्ता नज़र जो हमसे गुफ्तगू में भी बात हुई कि भाई जस्ट लुक फॉरवर्ड, और उन्होंने ये भी बात की थी, मगर उनका कोई हाथ भी तो पकड़े। अब सवाल ये है भट्टी साहब कि इस वक्त दुनिया भर में तहरीकें उठ रही हैं, यूरोप में उठ रही हैं, ईरान की आप मिसाल नहीं दे रहे, खबरें नहीं आ रही वहाँ पे लोग, और माशी मसाइल पे उठ रही हैं, ठीक है। इसी और आइंदा आने वाले दिन ये जो जिसे विंटर ऑफ डिसकॉन्टेंट कहते हैं, ये इसमें कोई सेनर वॉइस कोई ऐसी नज़र आती है आपको? अब खान साहब आ रहे हैं, अब बंदा अगर लेके वो पहुंच जाते हैं तो फिर क्या करोगे आप? काजी साहब पिछले साल 15 नवंबर 2021 में वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब से गरीब कसम पुरसी की हालत गुजार रहा था। आज 15 नवंबर 2022 है, गरीब उससे बुरी हालत में गुजार रहा है। मेरा एक मौक़िफ़ ये है नहायत अदब एहतराम से, जो भी पॉलिटिशियन आता है अवाम उसका इशू नहीं है, सिर्फ अवाम का नाम ज़रूर कहते हैं ना, सियासत अवाम की, जमहूरियत अवाम के जरिए, अवाम के लिए, अवाम के साथ, तो इनका तल्लक ही कोई नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, ये चोर दरवाजे बंद करें। एक बात तो सोचे ना, इस मुल्क के बेनिफिशरी तो पाकिस्तान के क़याम के मकासद तो क्या थे, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। मौज मेला तो 1-2% ने किया ना, ठीक है, वह इधर के मौज, अपने मौज मेले का सोच लो, और की करना जे भट्टी साहब कायदे आज़म ने 1948 में कहा था कि सरकारी अफसर किसी सियासतदान के ज़ाती गुलाम नहीं, आइन और कानून के। तो आपके 95% सियासतदानों के गुलाम हैं, आपके सरकारी अफसर सियासतदानों के गुलाम हैं। मैं नहीं कहता मुतहत हैं, और मुझे बहुत खौफनाक चीज़ें हैं। अभी हम जब इमरान खान की स्टोरी पे आएंगे, जो एक JIT या LMC बनाई है, उन बेचारों की जुर्रत है कि जाके शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करें। वो बेचारे DIGO की टांगें काँप रही हैं, बल्कि कांपे टाक रही हैं। जिसको सरबराह बनाया है गुलाम मोहम्मद डोगर को, उससे फेडरल हुकूमत सस्पेंड कर चुकी है, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, सर्विस ट्रिब्यूनल से लिया। क्या वैसे मजाक भाई साहब, ये मुल्क कोई आइन कानून है? ये मुझे बताएं, इससे मज़क्का हेज़ क्या है कि 10 दिन से वो दफ्तर नहीं आ रहे, लोग रुसवा हो रहे हैं। और ये नून लीग ये कहती है जी इमरान खान पे हमला ही नहीं हुआ। यार वो मौजाना तौर पे बच गए, उन्हें अपने ऊपर कातलाना हमले के मुल्ज़मान को पकड़ने की बजाय अपने ज़ख्म लोगों को दिखाने पड़े। अरशद शरीफ को शहीद होकर बताना पड़ा मुझे इस मुल्क में ख़तरा था। उसने तो वज़ीर नहीं बनना था, वो तो सरकारी ओहदा लेने को गाली समझता था एज ए जर्नलिस्ट। बाकी तो ये ले पॉलिटिशियन, इनका हक है, ये इन्हीं का काम है हुकूमत करना। वो सहाफ़ी को सरकारी ओहदा लेना शहीद अरशद शरीफ गाली समझता था, उसने तो वज़ीर नहीं बनना था। उसको बताने के लिए कि मेरी जान को यहाँ ख़तरा है, शहीद होना पड़ा। भाई साहब, डू यू नो, उस बेचारे के आज 5 बच्चों के पास जाए, उसकी माँ के पास जाएं, उसकी कब्र पे जाएं। अब मुझे बताएं, उसके आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आज तक कातिल नहीं पकड़े गए, और टीम दुबई सैर करने चले गई। और भाई पहले ये तो बताओ, यहाँ मुकदमा किसने दर्ज करवाए? आप दुबई जाओ, करो सैर, आप कीनिया भी जाओ। अब कुछ लोग तशद्दुद उस पर 100% हुआ है, तशद्दुद वो तो अब आ गई सारी 12 कुछ लोग कहते नहीं हुआ। तो मेरे भाई ये बता दो, और
12 जख्मों के निशान। कहने नहीं, कीनिया पुलिस ने क्या पोस्टमार्टम कुछ और कह रहा है। कीनिया पुलिस ने तो ये दावा किया था मिस्टेकन आइडेंटिटी के तहत मारा गया, फिर वो मान लो बात। क्यों उस शहीद के साथ मजाक कर रहे हो यार, खुदा रसूल का वास्ता है। अगर हम उसको इंसाफ नहीं दिला सकते, मैं अपना तस्लीम करता हूँ, लेकिन मुतालबा करता रहूंगा खुदा रहा उसके कातलों को पकड़े। कादी साहब मुझे बताएं ना, पकड़े भाई, मुझे बताएं। ये कहते हैं जी कीनिया पुलिस ने ना ये कहा है कि वो ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद नहीं हुआ। वो जालिमों 12 निशान है, किसी फराजिक के पास चले जाओ, उसकी ये रिपोर्ट पूरी ले जाके, क्योंकि अरशद शरीफ टेक्निकली कंप्यूटर में इतना स्ट्रांग था कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। यकीनन उससे पासवर्ड लेने की कोशिश की होगी, उससे पूछा होगा किस किस के साथ राब्ते में, किससे बात करता है। अब मैं तो आज आ जाता हूँ, मैं आई डोंट वांट टू इवन इमेजिन द काइंड ऑफ। कादी साहब मैं बताऊं, ठहरे, ये जो कुछ गलत प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि जी डीएनए के लिए, डीएनए आंख से नजर भी ना आए ना, एक नुक्ता लिया जा सकता, 4 नहीं निकालते, एक सर के बाल से भी डीएनए हो सकता है। मुंह में एक पाइप डालते हैं जैसे कोरोना का टेस्ट है, उससे हो सकता है। दांत के इधर से एक मुआद ले लें तो हो सकता है। यार 4 आपने नाम खींच दिए, पसली टूट गई, आप कहते हैं तशद्दुद ही नहीं हुआ। खुदा रसूल का वास्ता है, उसके जाने के साथ हकीकत दफन हो गई। अब ये मौकफ तो कोई नहीं ले रहा बड़ी साहब कि तशद्दुद नहीं हो, ये तो पता नहीं कौन कौन क्या कर रहा है, मुझे किसी से गर्द नहीं। मेरा एक मौकफ है कि शहीद के साथ बहुत सारे हकायक चले गए। उस कत्ल का आई विटनेस उसके साथ था, वकार या आसम जो भी उसका नाम है, खुरम। उसको चाहिए पाकिस्तान आए और आके बताए कि भाई मैं जब हुआ ये क्या वाक़या हुआ, मेरे साथ कब से था, कैसे उसको मारा गया, कैसे फायरिंग की गई। इसमें बहुत ज़्यादा मुतज़ाद बातें आने लग पड़ी हैं। खुदा के लिए अगर अरशद शरीफ के हक़ायक़ नहीं, बड़ी साहब वहाँ पे जो है अस्पताल में तस्वीरें लीक कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में यार 15 दिन बाद तो टीवी पे नहीं चलनी चाहिए थी, पोस्टमार्टम सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट के पास एज एन एविडेंस जाती, उनको टीवी पे चलाना भी तो लीक हो सकता है किसी ने कराई हो। और मैं आपको भट्टी साहब एक बात, आपको पता ही नहीं है, सहाफियों को फोन किया जाता है भाई अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी दो। ये क्या काम कर रहे हैं भाई? भट्टी साहब प्लीज ये देखें। भट्टी साहब एक और बात है, मिसाल के तौर पे ये जो बतानी बात मेरे, ये जो अपना एक कानून था कि आप ग्रोसम जो है खून और इस तरह की चीजें टीवी पर नहीं दिखा सकते, आपको पता है? हम उसको ब्लर कर देते हैं, हम उसको ब्लर कर देते हैं, करना भी चाहिए। तो ये फिर क्यों प्रोग्राम चले, ये कि ये क्या किसी पैमरा से पूछे पैमरा कि ये क्यों हुआ? दुखे दिलों को और दिखा दिया यार। कुछ अदारे लगे हैं, इमरान खान को ना दिखाओ भाई, इमरान लीडर है, अवाम का पॉपुलर लीडर है। जब नवाज शरीफ या मरियम नवाज अपोजिशन में थी हम उसको भी दिखाते थे, हमें क्यों पार्टी बना रहे हो? मेरा लिंक अरशद शरीफ से है। मेरी एक ख्वाहिश है कि इसकी साफ शफाक हो। किसने गोली चलाई वो तो एक किराए का कातिल हो सकता है। शूटर आपको पता है पाकिस्तान में भी मिलते हैं। एक पुलिस वाला था, वो जेल में शूटरों को हिदायत देता था, जेल से। शूटर इधर भी हैं। गोली मुझे इससे गर्ज नहीं उधर किसने अरशद शरीफ शहीद पर चलाई, किसने सौदा किया और मरवाने का अरशद शरीफ से खतरा क्या था? वो तो मेरे से हर मुहिब वतन से ज्यादा मुहिब वतन था। वो तो मुल्क के लिए लड़ता था ना, फ्रंट पे जाके फौजियों के साथ वक्त गुजारता। एक शहीद का भाई, एक अच्छा इंसान, यार आपने उसको खत्म करा दिया और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 15 दिन तक उसकी वालदा को नहीं दे रहे। अब ये बहस शुरू कर दिया तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ, सो व्हाट भाई। तशद्दुद की एक लॉजिक समझ आ रही है कि उससे उसका पासवर्ड लिया होगा, मांगने की कोशिश की होगी, या तस्वीरें लीक कराने का। बादियों नजर में है कि जो सहाफ़ी उसके लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें इतना खौफ कर दिया जाए कि वो इस टॉपिक को छोड़ दें। मामलात मशकूक हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास वो ठहरे हुए थे, उनको मेरे ख्याल में हमारी लॉ एनफोर्समेंट को ढूंढना चाहिए, क्योंकि सारी कहानी तो उन्हीं के पास से मिलेगी। क्योंकि उन्होंने जो पहली आई विटनेस सिर्फ वो आदमी और जो पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी है उसको फॉल्सिफाई कर दिया है फोरेंसिक, और ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी कि जी वो गोली लगी और ये वो, नो देयर इज मच मोर टू दैट स्टोरी। तो मेरे ख्याल में अगर काजी साहब देखें, हम किसी को भी नहीं कहते किसने मरवाया, हम कहते हैं खुदा के वास्ते इतना शफाफ ये काम करो, जो फैक्ट्स है उसकी वालदा को बता दो, हमें ना बताएं। हम यार वो बेचारा गया तो जिस माँ का बेटा गया, जिसका सुहाग गया, जिसका बाप गया,
कम से कम उन्हें तो जाके बता दो कि जो पहले 2 टीम आपकी कीनिया विजिट करने गई थी उसने क्या दी, अब आपने दुबई भेज दिया। कम से कम उसकी वालदा को ये बताओ कि वो 13 या 17 पर्चे किसने करवाए। भट्टी साहब, वो 12 जुलाई का लेटर सदर पाकिस्तान और तो चीफ जस्टिस के पास पड़ा है। कीनिया तो बड़ा दूर है, हाई कोर्ट पड़ा, चलो उसको भी छोड़ दे। अयाज मीर पे जिन्होंने हमला किया सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में, उन्हीं को ढूंढ दो यार। ये भी कोई मुश्किल मैंने मुतालबा कर दिया, ये भी मैंने कोई खुदा ना खास्ता गुस्ताखी कर दी है। कीनिया में किसने मारा, किस जंगल में मारा, ये कहानी बहुत लंबी है, इसके अभी बहुत मोड़ टर्न लिए जाएंगे। अयाज मीर के बता दो काजी साहब। मैं छोड़े यार, वो तो क्या बताना है, हमने आज तक मॉडल टाउन जो दिन दहाड़े किश्त खून हुआ उसका हमें कोई आज तक नहीं बताता, तो और क्या बताना है। बहरहाल हम तो अच्छे दिनों की उम्मीद में आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद जो सबसे वाइटल इशू इस वक्त है, ये भी गैर आम नहीं थे, ये जो भट्टी साहब ने बात की ये भी बहुत अहम थी, ये इंसाफ की बोलबाला होने की ये भी बहुत अहम थी। मगर अब हम आएंगे इस ब्रेक के बाद कि मैशत तो सपोजिटली बेहतर होनी थी, मगर क्या हो रहा है और इस पर कोई तवज्जो भी है या तमाम अटेंशन उन मामलात पे है जो हमारे निजी और ज़ाती मफादात से जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक बड़ी अनसाइंटिफिक यहाँ दलील दी जाती है जब हम पॉलिटिकल इकानमी के अदना से तालिब इल्म बात करते हैं। कभी हम हफीज़ पाशा साहब से बात करते हैं, आपने सुना है, हम डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब हमें बताते हैं, फ़ारूक सलीम साहब से हमारी बात होती है, तो लोग कहते हैं नहीं यार 70 साल से इस तरह लोग खा रहे हैं, ये मुल्क जो है ना ख़त्म नहीं होता खाते। बात ये है कि मैंने जो आपको अभी आपके कमरे में बैठ के बात सुनाई थी, मैंने मनु भाई से कहा यार तबीयत कैसी है, कहते ख़राब होने तो 1.5 सेकंड पहले तक ठीक होती है, टिपिंग पॉइंट आ जाता है, एक वक्त आ जाता है जब इंसान का दम भी निकलता है। आज यूरोप में मेहनतकश बाहर निकल रहे हैं, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन चुका है यूके इस वक्त, तीसरी दुनिया का। और जागो, ये जिन बंदों का मैंने नाम लिया, बड़ी से मैं बात खत्म करता हूँ, डॉक्टर इकरामुल हक को बिठाओ, इशफाक हसन खान को बताओ, हफीज़ पाशा को बताओ, IMF के साथ बैठो, मामला करो, रिकोडेक के 750 बिलियन डॉलर को इस्तेमाल करो, तो हमें इस गंद से निकालो। काजी साहब जो ये कहते ये हैं मैं ख्वाब दिखा रहा हूँ आपको भट्टी साहब, मुल्क को गुमराह करते हैं जो लोग कह रहे हैं हम डिफॉल्ट के करीब नहीं जा रहे, झूठ बोलते हैं। आज से 30 साल पहले कर्जा कितना था, 15 साल पहले कितना था, 5 साल पहले कितना था। अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, तरक्की के रास्ते पे गामदन करे, लेकिन कोई मुल्क एकदम तबाह नहीं होते, यहाँ डिफॉल्ट के करीब नहीं जाते। ये पानी है, पहले ये भरा हुआ था, मैंने 2 दफ़ा पिया, यहाँ आ गया, अब ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये मुल्क डिफॉल्ट होने के किनारे पे खड़ा है, डिफॉल्ट होने के किनारे पे खड़ा है। अब ये जो कहते हैं ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी, इनका बिजनेस, इनके बच्चे, इनका इंटरेस्ट सारा बैरून मुल्क है। आपकी एलीट क्लास, जो एलीट क्लास है, जो चंद खानदान है, या वो 10 लाख लोग कह लें, 2 लाख कह लें, जितने कह लें, उन्होंने सबने डुअल नेशनैलिटी ली हुई है। महंगाई है, 22 करोड़ अवाम का इशू। कादी साहब ये डिफ़ॉल्ट करवा देंगे, मुझे खदशा है, अल्लाह रहम करे। कोई एक अदारा आपका वापडा ठीक नहीं हो रहा, स्टील मिल आपने तबाह कर दी, PIA आपने तबाह कर दी, जो अदारे प्रॉफिट वाले थे वो आपने तबाह कर दिए, क्योंकि आपने कमीशनें खाई। 1 अरब का कहीं से आया प्रोजेक्ट, उसमें 40% तो पहले ही कमीशन पे चले जाता है, 10% एक्सियन लेता है, ठेकेदार लेने वाला देता है, 40% रूटीन है, और उसके ऊपर 10-20% और खा जाए। आधा पैसा तो आप आने से पहले जो अरबों रुपए कर्जा लेते हो, अपने हिस्से पहले बांट लेते हो, गरीब तक तो जाता ही नहीं, तो फिर आप कहते हो कि डिफॉल्ट नहीं होगा। अच्छा ये अब ये है जी, ये खबर है के हवाले से कि ये द न्यूज़ की खबर है, डिफॉल्ट रिस्क सर्ज 5 years CDS वाइडन्स टू 64-19%। अच्छा अब ये जो करंट ये क्या है, अब 64 यानी ये रिस्क बढ़ रहे हैं, और ये बात हम नहीं करते। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में जो बड़े हमारे एलीट इकोनॉमिस्ट कह लें या टॉप के इकोनॉमिस्ट कह लें, वो ये सारी बातें कर रहे हैं। मगर बात ये है कि जो इसाक डार साहब की जितनी आनियाँ जानियाँ थी उसमें कोई रोल ओवर मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ह्यूज गैप है।
और जिसके लिए कल हमने खबर दी थी कि 800 अरब रुपए के वो कह रहे हैं कि नए टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, रोल ओवर खुदा तरक्की की तरफ नहीं होता। अब मैंने कल भी अर्ज की थी 10 लाख कर्जा लिया, मैंने 16 नवंबर को देना था। मैं आपके पाँव पकड़ूं, अल्लाह का वास्ता है 20 लाख कर्जा और दे दो और 1 साल की मोहलत दे दो। साल बाद तो आपने सूद दर सूद मुझसे 30 लाख लेना है। अवाम का तो हर बच्चा 20-25 हज़ार से मकरूज होने से 3 लाख तक आ गया। तो रोल ओवर का क्या फ़ायदा जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बेहतर होगी, आपके लोग टैक्स पूरे नहीं देंगे। टैक्स नेट में लोगों को लाए, टैक्स चोरी ख़त्म कराएं। ये कस्टम के डाकू लुटेरे, एक फ्लैट 20-20 करोड़ की बिकती है, 20-20 करोड़ की। कादी साहब आप क्या समझते हैं ये गिद्धों ने इस मुल्क को खोखला किया है? आम आदमी तो अपनी रोटी से बाहर नहीं निकलता कि इस महीने मेरे बच्चे की दवाई नहीं आई, इस महीने मेरा स्कूल नहीं भेज सका, उसके जूते नहीं ले सका। बड़ी साहब यहाँ पे एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना था और उसमें जो बहुत अच्छी आई सी कि 10% आप लगा दें और बीच में से ये जो बीच में से अफसर निकालें, ये कस्टम के और इनकम टैक्स के लोगों को निकालें और इतना आसान बनाएं कि आप लोग खुद फाइल करें आके। और इसकी मैं मिसाल देता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे टैक्सेशन, लोग टैक्स देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार टैक्स हमारे ऊपर खर्च हो रहा है, और उसने रेवेन्यू बढ़ाया है, कम नहीं किया। वो जिन स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट आई है वो पहले डेफिसिट पे, खसारे पे चल रही थी, अब सरप्लस पे जा रही हैं या सरप्लस के करीब हैं। इट कैन हैपन इवन ओवर हेयर, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो। और अगर ये आप नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में, मैं फिर ये बता दूं आपको कि अभी तो खान साहब ने मूवमेंट को नेशनलिस्टिक लाइंस पे अरेस्ट करके रखा हुआ है। वो तबकाती सवाल पे नहीं जा रहे जो असल सवाल होता है, जो दुनिया भर में उठ गया है, अमेरिका से लेके यूके तक उठ गया है, ईरान में उठ गया है, और इवन लैटिन अमेरिका में उठ रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट विंग गवर्नमेंट। कादी साहब ये तो सियासी तरीके हैं। जिस दिन ये तरीक चल गई, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, मेरी माँ बीमार है, मैं इलाज नहीं करा पा रहा, मुझे साफ पानी नहीं मिल रहा, मेरा बिजली का बिल 2 महीने से कट गया है, उस वक्त से डरेंगे, उस वक्त से खौफ खाएं, उस वक्त से खौफ खाएं। कल जब इन्हीं के लोग इनका गिरेबान पकड़ेंगे, बताओ ये आप इस आगदार से तवक्को रख रहे हैं जो अब कह रहे हैं हम रूस से तेल लेने लगे। जब इमरान खान साहब ने कहा था तब मजाक उड़ाते थे, इधर है नहीं है। इसहाकडार कितनी दफ़ा वज़ीर ख़जाना बने और किस दौर में इन्होंने मुल्क के कर्जे, जब ये इक़्तिदार में आए तो और जाने के बाद कम किए, वो एक दौर बता दो। अब रूस ने भी कह दिया जी कोयला ले ले, मेरे पास नहीं है, ना ऑयल है ना गैस है। तो जब आप वक्त पर फैसले नहीं करेंगे और सियासत का शिकार हर चीज़ को करेंगे, अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए, इन्होंने जब से ये हुकूमत आई है 100 दफ़ा आए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अपने मुकदमात ख़त्म कराए। इसहाकडार इश्तियारी से वज़ीर बन गया, मरियम नवाज बेगुनाह हो गई, शहबाज शरीफ फर्द जुर्म आए वज़ीर आज़म बन गया। अवाम तो नीचे से नीचे गई। पेट्रोल किस कीमत पे आया, बिजली का रेट क्या बढ़ा, और रोजमर्रा की अशिया कितनी बड़ी। कादी सब ये इनके इशू नहीं है यार, वैसे हम इसहाकडार से रिक्वेस्ट करते चाहे हैं, कोई भी हुक्मरान हो। मैं कहता हूँ कि आप ले आएँ 180 पे 170 पे डॉलर लेके आएँ, खान साहब की तहरीक ही ख़त्म हो जाएगी। आप पेट्रोल और अगर आप टैक्सेशन ठीक कर दें, आप बिठाएं लोगों को। मेरे सामने मुझे याद है जब पिछली दफ़ा इसहाकडार साहब नहीं हफीज़ शेख साहब थे, तो उन्होंने 1-2 घंटे डॉक्टर इकराम उल हक से उस पर जूम पे उन्होंने मशवरा किया था। ऐसे लोग हैं मौजूद जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप उनको टैक्स लगाएं जो दे सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ख़त्म करें। मैं आपको थोड़ा सा आप ना सादे हैं और मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ हूँ। जब चोरी में हिस्सेदार मैं हूं तो मैं चोरी क्यों रोकूंगा? बेनिफिशियरी भी मैं हूं। कोई अफसर को अगर वो 5 करोड़ दे के एक सीट खरीदता है, 10 करोड़ दे, जितने में भी वो कमा के लोगों से लूट के लोगों की जेबें काट के तो मुझे देगा। तो ये कल्चर खत्म नहीं होगा। देखे ना, मैंने इतने क्रिटिकल दौर में भी मैंने एक मशीनरी मंगाई, उसमें 10 करोड़ टैक्स लग रहा है। मैं इनकम टैक्स कस्टम की बात करूं, मैं कस्टम वाले को 10-20 लाख देता हूं, 20 लाख ड्यूटी जमा करता हूं। मैंने कौम का 9 करोड़ 40 लाख चोरी कर लिया। ये जिम्मेदार है हमारे। ये जो हराम खाते हैं किसी भी फील्ड में है, सबसे पहले साफत में, ये जिम्मेदार हैं हमारी कसम पुरसी का, इस डिफॉल्ट पे ले जाने का ये जिम्मेदार है। ये कोई इनसे बरीउल जिम्मा नहीं होगा। रोज़े इशर वाले दिन इधर बच जाएंगे, तगड़े हैं, इधर तो वैसे ही ताकतवर के लिए कानून नहीं है। मुझे बताए ना,
अगर एक इनकम टैक्स वाला आपको नोटिस भेजता है जी आपको 10 करोड़ रुपया इनकम टैक्स लगता है, मिल मिला के आप 5 लाख उसको दे के मामला तय कर लेते हैं। बंदा उससे पूछे बुलाए भाई इनकम टैक्स के अफसर इधर आ, ये 10 करोड़ किस कानून के तहत तूने कहा था इस पे लग रहा है, तूने तो 5 लाख में मुकमुका की है, ये 9 लाख कहाँ गया, क्यों इतने तूने बढ़ा दिया? और ये आम प्रैक्टिस है, हर जगह की प्रैक्टिस है। लेकिन भट्टी साहब मैंने ना आज एक मैं आर्टिकल देख रहा था एक बड़े जय्यद आलिम का, तो उन्होंने कहा कि करप्शन इज़ बिल्ट इनटू द DNA ऑफ दिस सिस्टम एंड इट इज़ हार्ट एंड सोल। निज़ाम को बदलें, निज़ाम को बदलने की बात करें, अगर नहीं बदलेंगे तो फिर वो लोग कहते थे तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह करे हमारी दास्तान ज़िंदा रहे और हम वक्त पे समझ आए। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।